Hello aspirants, good morning and welcome to daily news analysis of the Hindu. On the screen you can see the question of the day. हम लोग अब से डेली दो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करेंगे बेस्ड ऑन जो भी न्यूज आर्टिकल्स हमारे उस दिन के न्यूज़पेपर में आए होंगे। ओके, और ये चीज हम क्यों कर रहे हैं उसका रीजन है बिकॉज इस बार GS2 एंड GS3 के पेपर देखकर एटलीस्ट आई बिलीव दैट वी डिड फेयरली वेल। ओके, क्योंकि 11 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे हमने डायरेक्टली लेक्चर बनाया हुआ था मेंस 450 में, और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में हमने न्यूज एनालिसिस में अलग अलग दिन डिस्कशन किया हुआ है। ओके, तो एक क्वेश्चन है आज आपका जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर। पहले मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा बट उसके बाद आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग इस पे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। एंड सेकंड इज विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया डिप्लोमेटिक पावर। ओके, मैं इन दोनों पर आपको मेंस 450 में तो लेक्चर दूंगा ही, ठीक है, और आज ही होंगे वो लेक्चर। बट पहले मैं चाहूंगा कि यहाँ पर मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन दूंगा न्यूज एनालिसिस के साथ उस पे बेस एटलीस्ट आप एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें, ठीक है, ज्यादा नहीं, शॉर्ट। ओके, 150 वर्ड्स या 250 वर्ड्स डिपेंडिंग अपॉन। ये है वो प्रूफ्स जहां पर हमने क्वेश्चन किया आपके साथ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आया था विद रिस्पेक्ट टू मॉलडीव्स एंड इंडिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये लेक्चर किया था इंडिया मॉलडीव्स रिलेशनशिप। सिमिलरली वन नेशन वन इलेक्शन पे लेक्चर आया, ये हमने किया था यहाँ पर मेंस 450 में। अब जब मैं ये लेबर लॉस एंड फोर लेबर कोड पढ़ा रहा था ना, तब कुछ बच्चों का आया था कि सर ये क्या बकवास है, मतलब ऐसे लेबर कोड कौन पूछेगा चारों। ठीक है, इन जनरल लेबर रिफॉर्म पढ़ाइए, आप बस लेबर कोड क्यों पढ़ा रहे हो। बट आप क्वेश्चन देख लीजिए यूपीएससी का, डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फोर लेबर कोड। अब ऑनेस्टली कई बच्चों को चारों लेबर कोड के नाम भी याद नहीं है, तो उनकी मेरिट्स डीमेरिट्स बताना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मैंने आपको ये चारों लेबर कोड पढ़ाए थे। बट कुछ बच्चों की कंप्लेन आई थी कि एक ही घंटे के लेक्चर और वो भी इतना डेप्थ में यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट उसने पूछा। ओके, सी आई हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन दिस यूपीएससी फील्ड, ओके, along with 3 मेंस, सो आई नो कि यूपीएससी किस तरीके से चीजें चेंज कर रहा है। दूसरा, इस बार प्रीलिम्स के बाद मैंने सबसे पहला अपना लेक्चर किया था ऑन अर्बन फ्लडिंग, एंड क्वेश्चन भी उसी पे आया, फ्लडिंग इन अर्बन एरिया इमर्जिंग क्लाइमेट इंड्यूस डिजास्टर, डिस्कस दी कॉजेज। ठीक है, मैंने भी आपके साथ यहाँ कॉजेज डिस्कस किए हुए हैं, इंपैक्ट और गवर्नमेंट मेजर्स भी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, कॉजेज पूछे आपसे एंड मेंशन द फीचर ऑफ टू मेजर फ्लड्स। अब टू मेजर फ्लड्स मैंने आपको बार बार एम्फेसाइज किया कि एक तो चेन्नई का बताइएगा, ठीक है, 2013 के आसपास आया था, और एक अभी का दिल्ली का जो आया था जिस वजह से 3 दिन तक सब कुछ डिस्टर्ब रहा। अब मैं आपको 2013 का करने को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसने पूछा भी यहाँ उसी तरह का है, टू मेजर फ्लड्स इन लास्ट 2 decades। अब अगर आप अभी के बता देंगे पूरे, तो फिर आपने क्वेश्चन की एग्जैक्ट डिमांड एड्रेस नहीं की। हमें एटलीस्ट लास्ट 2 decade में जाना होगा, ठीक है, तो एटलीस्ट चेन्नई फ्लड 2013, जब यूपीएससी के मेंस दे रहे बच्चों ने, जयललिता जी थी उस टाइम सीएम, उनको कहा था कि प्लीज आप सेंट्रल गवर्नमेंट से बात कीजिए, हमारे सारे नोट्स बह गए, इतनी बारिश हुई है चेन्नई में। ओके, इसके अलावा डिस्क्राइब द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क दैट एम एट टैकलिंग सच फ्लड्स। ठीक है, तो उसी में मेजर्स हमने डिस्कस किए थे, क्या गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क्स हैं, क्या पॉलिसीज हैं। ओके, सिमिलरली मैंने आपके साथ किया था ड्रग्स अब्यूज इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि ड्रग्स भी एक तरह के टेररिज्म का ही आज पार्ट है हमारे यहाँ, जिसको हम लोग कहते हैं नार्को टेररिज्म, जो आपकी पूरी यूथ जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। पाकिस्तान से आ रहा है, म्यांमार से आ रहा है, अफगानिस्तान से आ रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ मुद्रा पोर्ट पर बहुत सारी पकड़ी गई थी। उसी पे क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज एज ए सीरियस थ्रेट एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू काउंटर नार्को टेररिज्म। सिमिलरली मैंने आपके साथ पूरा साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिस्कस किया था, क्योंकि हमारे यहाँ एम्स पे अटैक हुआ, हमारे यहाँ लगभग हर गवर्नमेंट बड़ी गवर्नमेंट वेबसाइट पर अटैक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही पूछा गया, सोशल मीडिया एंड एनक्रिप्टिंग मैसेजेस, ठीक है, ये किस तरीके से हमारे लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन चुके हैं, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या मेजर्स ले रही। तो मैंने मेजर्स अलॉन्ग विद सारी बॉडीज जो है गवर्नमेंट की, वो सब आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस की थी, और ये थोड़े दिन पहले ही हुआ है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये लेक्चर देख रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, अर्बन फ्लड्स एंड लेबर लॉस, ये तीनों तो अभी हुए हैं, पिछले 1-2 मंथ पहले ही, मतलब प्रीलिम्स के बाद ही कराए थे मैंने। दूसरा, यहां पर पूछा गया इंपॉर्टेंट ऑफ बफर स्टॉक। अब मैंने आपके साथ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंड ओपन मार्केट सेल्स स्कीम जब डिस्कस की थी मेंस 450 प्लस में, तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि ये बफर स्टॉक क्यों जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम इसके चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। फिर दूसरा यहाँ पे पूछा ट्रबल बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान, और मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले, अगेन ये भी इस बार के प्रीलिम्स के बाद ही डिस्कस किया था, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। तब मैंने आपसे बात की थी चाइना और पाकिस्तान से अलग अलग तरीके से किस तरीके से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट किया जा रहा है, ठीक है, अलग अलग तरह का टेररिज्म, चाहे वो नार्को टेररिज्म हो, फाइनेंशियल टेररिज्म हो। फाइनेंशियल टेररिज्म का ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले ये लोग शेयर मार्केट में आपके इन्वेस्ट करते हैं,
बहुत सारा फंड इन्वेस्ट करेंगे ओवरसीज से एफआईआई के फॉर्म में, उसके बाद उसको विड्रॉ कर लेंगे सडनली, ऑल ऑफ अ सडन विड्रॉ होता है और मार्केट बुरी तरीके से क्रैश करता है और जो ईमानदार लोग हैं, कॉमन मैन है, उनका पैसा डूब जाता है। दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल टेररिज्म। जस्ट एक हफ्ते पहले मैंने आपसे स्कीम डिस्कस की थी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसमें मैंने आपसे कहा था कि सरकार ने स्कीम में क्या किया, पूरा फोकस टर्शरी सेक्टर एंड सेकेंडरी पे कर दिया और इसका पूरा फायदा मिला है प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसका, यानी कि हमने अपनी हेल्थ सर्विस का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जबकि हमारे जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, इनको पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। और ये जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है हेल्थ केयर का, उस वजह से, क्योंकि देखिए हेल्थ और एजुकेशन आर दी बेसिक नीड, ठीक है, अगर यही आपने ग्रास रूट लेवल पे वीक कर दी, जैसे सरकारी स्कूल वीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर वीक है, तो फिर प्राइवेटाइजेशन अल्टीमेटली एक्सप्लॉइटेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये स्कीम इवैल्यूएट इसलिए की थी ताकि हम इस चीज को अच्छे से जान सकें कि कैसे इसका प्राइवेटाइजेशन हमें दिक्कत दे रहा है, और इस स्कीम ने प्राइवेटाइजेशन को और ज्यादा बूस्ट दिया है रादर देन हम प्राइमरी हेल्थ केयर पे वर्क करते। दूसरा यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट चेंजेस हैज यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन डोमेन ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा इशू अगर कुछ रहा है तो वो रहा है फिजिकल फेडरलिज्म का, फिजिकल डोमेन में सबसे ज्यादा चीजें हुई है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कोई मेजर लिए ट्रस्ट को रिस्टैब्लिश करने के लिए, तो हाँ अलग अलग चीजें लिए, जैसे कि कोविड के टाइम जब जीएसटी आया तो आपने क्या किया कि हम आपको कंपेंसेशन देंगे, राइट, 5 साल तक। सिमिलरली जीएसटी का जो काउंसिल बना उसको फेडरल इन नेचर बनाया, वहां पे स्टेट्स को भी अच्छी खासी वोटिंग पावर दी गई। ठीक है, लेकिन किन चीजों ने ट्रस्ट को खराब किया, याद कीजिए मैंने आपके साथ लेक्चर किया था पीएमएलए एक्ट पर, ठीक है, कैसे इसमें चेंजेस करके स्टेट गवर्नमेंट और इनके बीच में इश्यूज बनना शुरू हो गए थे, राइट। पीएम श्री स्कूल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपसे जबरदस्ती इंप्लीमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, टाइट फंड्स देती है आपको, आप इंप्लीमेंट करेंगे तो सेंटर पैसा रिलीज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सिमिलरली नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में भी निर्मला सीतारमन जी ने डांट लगाई थी कलेक्टर को तेलंगाना में कि आपने पीएम मोदी की फोटो क्यों नहीं लगाई है यहाँ, ठीक है। और केरल के साथ हुआ था, उसकी सीलिंग लगा दी थी उन्होंने, ठीक है, केरल में उन्होंने फूड सिक्योरिटी में अनाज देने से ही मना कर दिया था कि जब तक आप प्राइम मिनिस्टर का नाम यूज नहीं करेंगे हम नहीं देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसने सेंटर स्टेट रिलेशन को मुश्किल में डाला है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने आपको जो पावर्टी की बात की थी, ठीक है, और सिर्फ पावर्टी नहीं बल्कि मल्टी डायमेंशनल नेचर, और उसी का क्वेश्चन आया पावर्टी एंड मेल न्यूट्रिशन, ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं हम। ओके, तो ये 11 क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने डायरेक्टली अपने मेन सीरीज से किए, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी ओवरऑल ब्रेनस्टॉर्मिंग जो रही है और साथ में डेली न्यूज एनालिसिस, इसने आपको इतना तो ट्रेन किया था, इतने तो पॉइंट्स आपको दिए थे अलग अलग दिन कि आप क्वेश्चन हैंडल कर सकते थे वहां। आई एम नॉट सेइंग कि हम सारे क्वेश्चन कर सकते थे, बट हम जीएस 2 एंड 3 के मिला के एटलीस्ट 40 क्वेश्चन में से आउट ऑफ हमने 21 क्वेश्चन तक हिट किए हैं अपने पढ़ाए हुए में से, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनका सिर्फ एक वर्ड आता है कि सी सरफेस टेम्परेचर राइजिंग, एक वर्ड अगर उनके नोट्स में से आ गया तो वो क्लेम कर देते देखिए हमने पढ़ा, हमारे नोट्स में से आया। नहीं, जब तक हमने टॉपिक को पूरा इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, हमने एक एक कोड नहीं पढ़े, उनकी मेरिट डिमेरिट नहीं देखी है, तब तक ये क्लेम सारे फ्रॉड हैं सिर्फ, ठीक है। ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एंड आई रियली नेवर डू ऑल दीज थिंग्स। अगर मैंने पढ़ाया तो ठीक, नहीं पढ़ाया है तो भी ठीक। ओके, सो दीज वर सम प्रूफ्स, क्योंकि बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये कि जब तक प्रूफ ना दिखाओ मानते नहीं है। बिकॉज ये मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन जब बच्चों ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, ये आपको यूपीएससी का कोई आइडिया ही नहीं है, आप कोड्स पढ़ा रहे हो, हमें कोड क्यों पूछेगा यूपीएससी, लेबर रिफॉर्म पढ़ाइए बस आप, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लगा था, बट अल्टीमेटली यूपीएससी ने आपसे इन्हीं की मेरिट डिमेरिट पूछी है। ओके, सो एटलीस्ट ट्रस्ट मी कि आई हैव एटलीस्ट मोर एक्सपीरियंस देन यू, सो यूपीएससी चीजें किस तरफ ले जा रहा है हम उसका थोड़ा थोड़ा अंदाजा एटलीस्ट रखते हैं। ओके, नाउ व्हाट वी गोना डू इज कि देखिए अगर इसको और ज्यादा क्वेश्चन क्लेम करने होते ना तो फिर हम लोग और वीडियोस बनाते, लेकिन मैंने आपके साथ 450 प्लस सीरीज शुरू जरूर की, लेकिन ड्यू टू पुअर रिस्पांस मैं चाहता था आपके साथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को डिस्कस करना, अर्बन लोकल बॉडीज को डिस्कस करना, बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि पुअर रिस्पॉन्स समटाइम इवन आई माई सेल्फ फेल्ट डीमोटिवेटेड, ठीक है, कि कोई मतलब नहीं है ऐसे करा के, शायद वो कोचिंग वाले ही ठीक है, वो 25,000 वाले कोर्स बेटर होते हैं, आए ना आए वो उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। बट मैंने आपके साथ किए थे अराउंड 135 प्लस हमारे टॉपिक्स हुए हैं, उसमें से अगर हम 21 हिट कर रहे हैं वो भी शॉर्ट शॉर्ट, पूरा का पूरा लेक्चर हमने हिट किया, कोई ऐसे वर्ड्स या इस तरह की चीज नहीं, ठीक है। तो आई थिंक वी फेयरली डिड वेल। ओके, सो अब हम इस सीरीज को और ज्यादा बूस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास दिसंबर तक का ही टाइम रहेगा जब हम मेंस 450 प्लस शॉर्ट वीडियो डिस्कशन पे वर्क कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा प्रीलिम्स मोड में ज्यादा शिफ्ट होंगे क्योंकि मुझे आपके साथ प्रीलिम्स का एक क्विक रिवीजन करना है, स्टैटिक का भी। लास्ट ईयर मैंने सिर्फ करंट किया था आपके साथ, लेकिन इस बार मुझे आपके साथ स्टैटिक भी करना है, क्विक रिवीजन इन द सेंस की जो इंपॉर्टेंट इश्यूज है जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी पावर्स, ओके, देन
फंडामेंटल राइट, इस तरह के टॉपिक्स मैं आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाकी का मैं आपको डेली टारगेट दूंगा और साथ में उस पर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज क्विक रिवीजन ऑफ स्टैटिक सीरीज। ओके, एट द सेम टाइम अब प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज जो करंट अफेयर की होगी वो आज से स्टार्ट होगी। उसमें आप सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखना होगा, ठीक है। उसमें हम बात करेंगे कि पूरे पीवाईक्यूज, क्योंकि देखिए मैंने लास्ट ईयर भी आपको ये चीजें तो पढ़ाई थी। वाइल्ड लाइफ एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में अमेंडमेंट, बट यूपीएससी ने वो सब नहीं पूछा है। उसने पूछा अल्टीमेटली वही जो थोड़ा फैक्चुअल नेचर का था। इसलिए मैं एनवायरमेंट सीरीज एंड साइंस टेक में अभी सिर्फ 2 ही मॉड्यूल कर रहा हूँ। मेरा पॉलिटी, इकोनॉमी इस तरह का करंट कराने का अभी कोई इरादा नहीं है। वो बाद में अगर बच्चों से रिक्वेस्ट आएगी तब सोचेंगे, ठीक है। मैं इन 2 पे ही वर्क करना चाह रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि यही किंग मेकर है आपके लिए। पॉलिटी के क्वेश्चन ईजी आते हैं, इकोनॉमी के ईजी आते हैं, वो लोग हैंडल कर लेंगे, आप कर लोगे तो बाकी भी कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये होगा जो गेम चेंजर होगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए मैंने मॉड्यूल वाइज निकाल ली है दोनों चीजें, अलग अलग मॉड्यूल, जिसको जो ठीक लगता है वो उसी को पढ़े से, ठीक है। बट अल्टीमेटली मेरा फोकस वही रहेगा, हमारा मोटो यही है, टू गिव यू मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम इनपुट। ऐसा नहीं कि हम आपको 4000 पेज की पीडीएफ करा दें और उससे कहें कि जाइए अब इसको रिवाइज कर लीजिए। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल, ओके। तो ये जो हमने मेन सीरीज में किया, हमारा मोटिव यही था। और अगली बार भी हम कोशिश करेंगे कि हमारे मेंस 450 प्लस सीरीज शॉर्ट 35 to 40 क्वेश्चन इन ऑल 3 जीएस पेपर, वो आपका अच्छे से करे, ठीक है। तो जीएस 1, 2 एंड 3 इसके लिए आप हम पे टोटली रिलाई कर सकते हैं। एथिक्स अगेन वो एक अलग सिनेरियो, बट ट्रस्ट मी इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 15-20 डेज। एथिक्स इज जस्ट अ मैटर ऑफ 15-20 डेज, वो आराम से हो जाएगा, प्रीलिम्स के बाद भी हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट किसी भी गलत तरह की चीज में मत फंसना जो कहें कि हमारे पास ये भी आ गया वो भी आ गया। द थिंग इज कि ये नहीं कि आपको ट्रक लोड भर के मटेरियल दे दिया जाए, कहा जाए कि देखिए इसमें से आ गया हमारा, इतना नहीं पढ़ा जाएगा, इतना रिवाइज भी नहीं होगा, ठीक है, लिमिटेड होगा। अब मैंने आपके साथ जितने टॉपिक किए अभी तक, अगर मैंने 135 टॉपिक की, मैं आपको बार बार क्यों बोलता हूं कि प्लीज इसको आप कीवर्ड्स फ्लो चार्ट बना के 1 पेज में कंपाइल कर लीजिए। अगर ये सिर्फ 135 पेज है ना, तो ये आराम से रिवाइज हो जाएंगे। कल को आपके पास जब 450 पेजेस भी होंगे ना, ये इजिली आप रिवाइज कर लोगे एग्जाम के 1 हफ्ते पहले भी, ओके। बट अगेन ये बेनिफिट तभी देगी जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होगे साथ में, क्योंकि आप में से अभी कई लोग नहीं कर रहे हैं, और जो कुछ लोग कर रहे हैं उनके आंसर की क्वालिटी बहुत पुअर है। इतना समझाने के बाद, इतना कुछ न्यूज के साथ, मेंस के साथ कराने के बाद भी आंसर क्वालिटी इज रियली रियली पुअर। क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं, एड्रेस नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द थिंग, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो 2 क्वेश्चन दिए हैं, आई होप आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। आई विल इवेल्युएट, एंड जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसमें मैंने आपको 1 दिन के लिए ऑफर दिया है, बिकॉज कुछ बच्चों ने कहा था कि 6000 ज्यादा है। आई हैव रिड्यूस द प्राइस टू 4500, ओके। 18 मंथ की वैलिडिटी है, और दिस इंक्लूड द प्रीलिम्स सीरीज, ठीक। क्योंकि अगर प्रीलिम्स के आप 2 मॉड्यूल भी लेंगे तो वो आपको 1900 के आसपास पड़ेंगे, साइंस टेक एंड एनवायरमेंट, ओके। और अगर मान लो कल को हमने कल को आपके साथ हिस्ट्री, इकोनॉमी वगैरह भी डिस्कस किया, इंटरनेशनल रिलेशन, तो वो सब मिल मिला के आपका 3-3.5 हजार पहुंच जाता है। तो उससे बेटर है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लें, अपना मेंस का 450 प्लस भी करें, साथ में शॉर्ट डिस्कशन भी देखें, ठीक है। अल्टीमेटली शॉर्ट वीडियो डिस्कशन में हमने रबर, कॉफी, इस तरह की चीजें देखी, राइट। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। ये सिर्फ छोटा सा मैसेज था जो कल अभी तक मेंस के एग्जाम हुए उसके लिए, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के बाद बिल्कुल नहीं बताया था कि मेरे पढ़ाई में से क्या आया क्या नहीं आया। जैसे फॉरएवर केमिकल्स आए थे, एथिक्स कमेटी, ये सब मैंने एथिक्स पे तो मैंने आपको 450 में लेक्चर भी दिया था, बट मैंने क्लेम नहीं किया कभी ये सब, ठीक है। बट बाद में रियलाइज हुआ कि शायद ये सब करना जरूरी था, जब दूसरों को देखा करते हुए। एंड सबसे शर्म की बात ये थी कि उनके में से अगर एक एक दो दो कीवर्ड भी उनके नोट से मिल गए ना, तो वो क्लेम कर देते हैं देखिए हमने पढ़ाया था। पढ़ाना, और एक देखा था मैंने, उसमें से वाटर वेपर वर्ड यूज हुआ है। वो कह रहे हैं देखिए वाटर वेपर पे क्वेश्चन आया, हमने कराया था हमारे नोट्स में। अरे वो पॉल्यूशन का टॉपिक था, उसमें से वाटर वेपर का जरा सा एक वर्ड लिखा है, उसने हाईलाइट करके क्लेम कर दिया। तो इस तरह की चीजें होती है। ओके, सो इट्स अप टू यू, मेक वाइज डिसीजन एंड ऑलवेज चूज वेयर यू गेट द मैक्सिमम आउटपुट विथ मिनिमम इनपुट, ओके। चलिए तो आज का पेपर शुरू करते हैं। फर्स्ट कॉर्ड समिट चल रहा है यूएसए में, आपको पता होगा। यहां पर 4 न्यू इनिशिएटिव लिए गए हैं। कॉर्ड हम लोग पहले कर चुके हैं ओवरऑल, ठीक है। अब उसी में आपको ऐड करने हैं ये जो 4 इनिशिएटिव साइन हुए हैं। फर्स्ट, लॉन्च ऑफ न्यू कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, ठीक है। एक न्यू कोस्ट, जो कोस्ट गार्ड है चारों कंट्रीज, उनके बीच एक एक्सरसाइज लॉन्च की जाएगी। सेकंड इज लॉजिस्टिक नेटवर्क को स्मूथ करने के लिए एक इनिशिएटिव किया गया है यहां पर। दूसरा, एक्सपेंशन ऑफ मैरीटाइम सर्विलेंस। एंड फोर्थ,
प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट दी सर्वाइकल कैंसर। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि चलिए हम ये जो तीन है शुरू के, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक नेटवर्क एंड मैरीटाइम सर्विस, इन तीन को हम मान सकते हैं कि ये चाइना फैक्टर को ही कंसीडर कर रहे हैं। बट ये जो है ना प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट दी सर्वाइकल कैंसर, इसलिए मैं कहता हूं कि कॉर्ड को अब सिर्फ चाइना लेंस से मत लिखना आंसर में, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। वो बताएगा कि आपकी सोच जो है वो लिमिटेड है। यहां पर मैं आपको बार बार कहा है कि हमने कॉर्ड को हम अलग अलग डोमेन में एक्सपैंड कर रहे हैं, सिर्फ एंटी चाइना नहीं रखना है हमें उसको, कि हम लोग क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं, उससे उससे हम लोग क्लीन वाटर की भी बात कर रहे हैं, दैट इज डीसैलिनाइजेशन प्लांट टाइप की चीजें, राइट। उसके बाद हमारे जो ओशियनिक रिसोर्सेज हैं उनको प्रिजर्व करने की भी बात कर रहे हैं, ओशियन बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने तक की भी बातें हो रही हैं, राइट, उनके रिसोर्स कंजर्वेशन को। एट द सेम टाइम हम डीप ओशियन माइनिंग की भी बातें कर रहे हैं। ये सारी चीजें वो डोमेन है जहां पर हमें कॉर्ड को और एक्सपैंड करने की जरूरत है। ओके, और उसी में से एक क्या है हमारा हेल्थ, दैट इज दिस प्रोजेक्ट टू कॉम्बैट सर्वाइकल कैंसर। उसके अलावा बाकी वो एज यूजुअल बातें कि उन्होंने कंडेम किया है एग्रेशन इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी एंड दे एक्सप्रेस अलार्म ओवर द वॉर इन यूक्रेन। ठीक है, तो यहां पर लॉन्च किया गया है कॉड कैंसर मूनशॉट, ये कॉम्बैट करेगा सर्वाइकल कैंसर को। अब मुझे आप बताएंगे कि हमने पुराने न्यूज डिस्कशन में बहुत बार बात की है एक वैक्सीन की। ओके, उस वैक्सीन का नाम बताइए, बता सकते हैं अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो। Quad at C-shape observer mission in 2025 to improve interoperability and maritime safety। ओके, ये कोस्ट गार्ड के लिए, हालांकि इनकी जो एक्सरसाइज होगी ज्वाइंट वो प्लान की गई है 2025 के लिए। ओके, थर्ड है लॉजिस्टिक नेटवर्क, ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लॉन्च किया जाएगा। इट विल शेयर द एयरलिफ्ट कैपेसिटी टू सपोर्ट डिजास्टर रिस्पॉन्स। जो मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, राइट, वो चीज कब बेटर हो सकती है जब हमारी आसपास अगर सपोज इंडो पैसिफिक रीजन में कोई डिजास्टर आ रहा है, वहां पे हमें हेल्प करनी लोगों की, अगर चारों की नेवीज में गवर्नमेंट में कॉपरेशन होगा तो, और ये सब सिनर्जी कैसे डेवलप होती है जॉइंट एक्सरसाइजेज से। ठीक है, तो हमेशा जॉइंट एक्सरसाइज से मिलिट्री पर्सपेक्टिव से नहीं होती है, कभी कभी वो ह्यूमन और डिजास्टर रिस्पॉन्स की पर्सपेक्टिव से भी होती है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग एयरलिफ्ट कैपेसिटी को शेयर करेंगे इस इनिशिएटिव के अंडर में। दूसरा हमने लॉन्च किया है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक, दैट इज मैत्री, टू ट्रेन द क्वाड पार्टनर्स टू मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वाटर्स, एनफोर्स देयर लॉज एंड डिटर द अनलॉफुल बिहेवियर। दैट इज एग्जैक्टली आप चाइना पर ही बात कर रहे हो, और फिलीपींस के साथ उसका इशू कहां चलता है, सबीना शोल में। ठीक है, तो ये जो चार इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं क्वाड पर, इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। इस पे नोट मैं आपको डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर आप खुद नहीं लिखना चाहते हैं तो वहां से कॉपी कर लीजिएगा। कंफ्यूजन ओवर अलर्ट ऑफ एंट्री ऑफ 900 कुकी मिलिटेंट्स फ्रॉम म्यांमार। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि सेंटर ने जो अपॉइंट किया था यहाँ पर मणिपुर में सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह, इन्होंने मुंह उठा के कह दिया कि 900 से ज्यादा ट्रेन कुकी मिलिटेंट्स मणिपुर में एंटर हुए फ्रॉम म्यांमार साइड। अब आर्मी ने इनसे रिक्वेस्ट किया कि हमें डिटेल्स दीजिए, तो इन्होंने वो पोस्ट ही डिलीट कर दी। ओके, सो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपन कि कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। यहाँ जो सिक्योरिटी एडवाइजर वो कुछ बोल रहे हैं, फिर आर्मी जब उनसे पूछ रही है कि हमें जरा डिटेल दीजिए इसकी, तो वो पोस्ट ही डिलीट करके भाग गए। होम अलोन, अब देखिए ये तो ठीक है कि एक अकेली विमेन रहती थी, मर्डर हो गया उसका, बट आप जरा एक बार सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से सोचिए, क्या इसके लिए कुछ किया जा सकता है। ठीक, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है हमारे यहाँ आज, स्पेशली बैंगलोर और मेट्रो सिटीज में, तो अब वो इशू है। ठीक है, पेरेंट्स बाहर हैं तो बच्चे यहाँ हैं, या कई बार पेरेंट्स बच्चे फॉरेन चले गए तो पेरेंट्स अकेले। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से क्या हो रहा है, इनके बीच में लोनलीनेस बढ़ रही है। अब लोनलीनेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं मेंटल डिजीज से। ठीक है, और इस पे इंडिया काफी वर्क भी कर रहा है कि आजकल हमारे यहाँ मेंटल इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, लोनलीनेस उसका एक रीजन है। दूसरा इनके होम अलोन होने की वजह से क्या होता है कि इनकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। ठीक है, और इसलिए मैंने आपके साथ 20 मिनट सीरीज में वीडियो डिस्कशन किया था ना, केयर इकोनॉमी, राइट। इस केयर इकोनॉमी को हमें प्रॉपर फॉर्मलाइज करने की जरूरत है, तब जाकर ये जो होम अलोन लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उनका हम ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जो आप सोच सकते हो इस पे, बाकी आपको खुद इस पे सोचना चाहिए कि इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है। ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट, एंड वी एज अ सोसाइटी, एक सोसाइटी इसके लिए क्या कर सकती है। ठीक है, तो इन दोनों पे जरा बस दो दो तीन तीन पॉइंट सोचिए कि क्या स्टेप्स गवर्नमेंट ले सकती है इसके लिए, और क्या स्टेप एज अ सोसाइटी लिए जा सकते हैं। ओके, जस्ट थिंक ओवर दैट। क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको कितना भी कंटेंट दे दूं, कितना ही पढ़ा लूं ना, अल्टीमेटली एग्जाम अगर आपका निकलेगा तो आपकी खुद की ब्रेन स्टॉर्मिंग से ही।
एडल्ट्रेशन ऑफ घी इन तिरुमला, ये तो अभी इशू चल ही रहा है, इस पे प्रोब चलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें एग्जाम में ऐसा कुछ। ड्रोनिंग, ड्रोनिंग के केसेस बहुत हुए हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग अपने ओआरएन में जो हुआ था राउस आईएएस में। बट इस पे मैं आपके साथ 20 मिनट सेशन करूंगा बहुत जल्द, ठीक है। आज कल मैं थोड़ा सा बिजी था, बट हम इस पे करेंगे, ठीक है। ज्यादा नहीं, छोटा सा, बट 10 मार्कर लायक हमारे पास पॉइंट होने चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर भी मेंस में क्वेश्चन आया था ऑन सुसाइड, राइट। तो इस ड्रोनिंग पे, ये एक्चुअली ना ये थर्ड टाइम ये न्यूज आ रही है इस पे रिलेटेड, तो इसको हम तैयार कर लेंगे अपने मेंस के लिए, बट आज नहीं, क्योंकि आज हमारे पास और भी दूसरे पॉइंट्स हैं करने के लिए। ओके, इंडिया नीड्स ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। अब देखिए, जब हम नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो प्लीज डोंट ओनली फोकस ऑन डिफेंस साइड, ऑल्सो फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी जरूरी है हमारे लिए। एट द सेम टाइम क्लाइमेट साइड पर भी सिक्योरिटी जरूरी है, जैसे हमारे हिमालय के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, हमारी जो पेरिनियल रिवर्स हैं गंगा और अदर्स, तो इन पेरिनियल रिवर्स में भी फिर हमें समर में पानी की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है, राइट। उसके बाद फिर वो ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से ग्लोब वाले इंसिडेंट बन रहे हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ठीक है, वो सब चीजें भी हैं। एट दी देन एट द सेम टाइम हमारी मिनरल सिक्योरिटी, क्योंकि आज वर्ल्ड बात कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर जैसी चीजों की, लेकिन उनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहिए, हमें क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आएंगे, तो हमें ओवरऑल पूरी एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की जरूरत है। और इसको मैं यहाँ तो समझाऊंगा ही, इन्होंने जो पॉइंट रेज किए हैं, एट द सेम टाइम आप जाके पीछे ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ 10 जुलाई इसको देखिएगा, क्योंकि उस पे वहां पे मैंने आपके साथ जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है हमारे, ठीक है, इनका जो पूरा काउंसिल है उसमें काफी सारे चेंजेस किए हैं गवर्नमेंट ने इस साल में, जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए भी पूछे जा सकते हैं और ओवरऑल वैसे पता भी होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट 20 मिनट का होगा, आप देख लीजिएगा उसको वहां से। अब हम इस आर्टिकल के मेन मेन थीम जान लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज द नीड फॉर दिस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। देखिए, ये नीड इसलिए आई है क्योंकि एक तो ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, चलिए मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। फर्स्ट इज ड्यू टू चेंजिंग ग्लोबल डायनेमिक्स, ठीक है, और हमारे इकोनॉमिक एम्बिशन है, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है हमें एंड ऑल दोस थिंग। उसके अलावा शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दैट इज यूक्रेन गाजा, यानी कि लड़ाई बढ़ ही रही है धीरे धीरे, वर्ल्ड पीस की तरफ नहीं जा रहा है, वर्ल्ड उल्टा इनस्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। ओके, सो ऑब्वियसली हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बट उस रिसोर्स में भी हमें प्रायोरिटी पे रखना चाहिए अपनी सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ओके, अब अगर आप इस वर्ड नेशनल सिक्योरिटी को इंटरप्रेट करेंगे तो हर कंट्री अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स फोकस करता है अपने वैल्यूज पे, दैट इज उसके डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, उसके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, उनको कोई थ्रेट ना हो, उसकी यहाँ पर कम्युनिज्म जैसी चीजें ना फैलें, ठीक है, उस चीज को वो मानता है कि ये हमारी वैल्यूज है, ये हमारी एक नेशनल सिक्योरिटी का पार्ट है, कि कोई हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है, हमारी सॉवरेनिटी का पार्ट है। तो इनकी जो वैल्यूज हैं, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये सब इनकी वैल्यूज हैं, ठीक है। और उसके अलावा उनके नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कहीं भी जंग करने को तैयार है, चाहे वो इराक में सद्दाम हुसैन के खिलाफ हो या लिबिया में मोहम्मद गद्दाफी के खिलाफ हो, ठीक है। जब भी उनके नेशनल इंटरेस्ट सामने होंगे तो वो फिर हाइपर होते हैं। जैसे उन्होंने चाइना से आ रहे इंपोर्ट की वजह से परेशान होकर क्या किया, उस पर और ज्यादा बैन लगा दिया कि ये जो पर्टिकुलर कंपनीज है हुआवी टाइप की चाइना की, ये जासूसी करती हैं, इनकी जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं, इनकी जो इनपुट्स होते हैं जो हम लोग कंप्यूटर्स वगैरह में यूज करते हैं या अपनी रिसर्च लेबोरेटरीज में यूज करते हैं, ये लोग जासूसी के लिए यूज कर रहे हैं। तो उसके जब नेशनल इंटरेस्ट थ्रेट हुए तो उसने क्या किया, बैन कर दिया चाइना की चीजों को, राइट। तो उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी है वैल्यूज एंड नेशनल इंटरेस्ट। यूके यूके के लिए है उसकी ग्लोबल पावर एंड फोकस ऑन इट्स टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। देखिए, यूके भले ही आज सिमट गया हो, आधी दुनिया पे राज किया उसने, लेकिन आज भी वर्ल्ड के हर जगह पर उसके आइलैंड्स हैं, और उसकी नेवी आज भी उतनी ही स्ट्रांग है जितनी की पहले हुआ करती थी। तो उसके लिए आज भी उसकी ग्लोबल पावर मेंटेन करके रखना उसके लिए एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। फ्रांस फ्रांस बात करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की विद इन यूरोप, क्योंकि देखिए उसने कहीं ना कहीं ये मान लिया है कि यूक्रेन पे जो अटैक हुआ रशिया की तरफ से, तो ये कुछ नहीं किया वर्ल्ड ने, यूक्रेन मार खा ही रहा है आज तक। ओके, सिर्फ सपोर्ट ही कर रहे हैं, माउथ लिप सर्विस देते रहे आप, बट आप डिफेंड नहीं कर पाए, आपने अपनी आर्मी आगे नहीं बढ़ाई डिफेंड करने। हालांकि फ्रांस ने भी कहा भी था कि यूरोपियन यूनियन भले ही एग्री ना कर रहा हो, लेकिन हम अपनी आर्मी को आगे भेजने के बारे में सोच रहे हैं। हालांकि फिर वो चुनाव हार गए मिस्टर मैक्रोन, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा था कि फ्रांस को अपनी आर्मी आगे भेजनी चाहिए मदद के लिए, बट यूरोपियन यूनियन ने
मना कर दिया था। तो उन्होंने बात की थी कि यार फिर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहाँ है हमारी, अगर हमें यूरोप में रह के यूरोप के हिसाब से चलना है तो फिर एज अ कंट्री हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हर कंट्री की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है नेशनल सिक्योरिटी की। इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या करें, फर्स्ट पहली बात है कि इंडिया को एक क्लियर कट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी बनानी होगी जो अलाइन करे उसकी इकोनॉमी को डिफेंस प्रायोरिटीज के साथ। ठीक है, बट जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आता है वो है इन यूनिफाइंग वेरियस सेक्टर्स लाइक डिफेंस, ट्रेड, क्लाइमेट चेंज इनटू कोहेरेंट अप्रोच। ठीक है, क्योंकि ये सब अलग नहीं है, ये सब एक जैसी ही है, ये सब हमारे लिए हमारी सिक्योरिटी का ही पार्ट है। ठीक है, उसके अलावा मल्टी अलाइनमेंट, अब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए आज हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो हो रहा है वर्ल्ड में बैलेंस करने में। ईरान के साथ डील करने जाओ तो यूएसए बुरा मान जाता है, सऊदी अरेबिया बुरा मान जाता है। इसराइल के साथ डील करने जाओ तो टर्की बुरा मान जाता है, राइट। उसके बाद फिर रशिया चाइना के ज्यादा क्लोज हो जाओ तो यूएसए की आईब्रोज खड़ी हो जाती हैं। यूएसए के ज्यादा करीब चले जाओ तो रशिया पाकिस्तान के करीब आ जाता है। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड फिर से एक सेकंड कोल्ड वॉर में डिवाइड हो रहा है उसके बीच में बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है। बट यही हमारे लिए एक हमारी सिक्योरिटी का पार्ट भी है कि हमें इस मल्टी अलाइनमेंट को मेंटेन करके रखना है। हमें रशिया के चाइना के साथ भी डील करना है, हमें यूएसए यूरोप के साथ भी डील करना है, हमें वेस्ट एशिया के साथ भी डील करना है, हमें इसराइल के साथ भी डील करना है, राइट। तो दिस मल्टी अलाइनमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, उसके अलावा ट्रेड में भी क्यों, क्योंकि ट्रेड में हम लोग कितना सारा ट्रेड डेफिसिट लेके चल रहे हैं चाइना के साथ। बस ये चाइना के साथ ही हमारा कई कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ठीक है? जैसे वो पाम ऑयल की वजह से मलेशिया इंडोनेशिया के साथ भी हमारा अच्छा खासा ट्रेड डेफिसिट। तो ये जो ट्रेड डेफिसिट है अल्टीमेटली किसको थ्रेट करेगा कल को, हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। ठीक है, मल्टी अलाइनमेंट एंड सिक्योरिटी कंसर्न, तो यहाँ पे हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसने अभी तक तो मेंटेन किया हुआ है मल्टी अलाइनमेंट को, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रखी है, क्वाड के साथ भी बना रखी है, एट द सेम टाइम ब्रिक्स के साथ भी बना रखी है। ठीक है, हमने एससीओ के साथ भी बना रखी है। ठीक है, then next is we need to address security challenges in different arenas such as maritime defense, लैंड बेस्ड सिक्योरिटी, एलएसी, ठीक है, चाइना के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इन सब पे हमें एक सिक्योरिटी मेंटेन करने की जरूरत है। फिर सॉरी, इंडिया के लिए की चैलेंजेस क्या, एक सेकेंड, हाँ, की चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। सबसे पहला तो कि हम लोग नेवी की बात तो करते हैं बट सच्चाई ये है कि हम लोग काफी डिफिकल्टी फेस करते हैं इन शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज। ओके, ये हमारे पास सफिशिएंट बजट एलोकेशन होता ही नहीं है डिफेंस के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। डिफेंस, देखिए इकोनॉमिकली हम लोग उतने साउंड नहीं है इंडिया। और आज मैं आपके साथ जब मेंस में एक और वीडियो डिस्कस करूंगा आज कि इंडिया के डिप्लोमेटिक एम्बिशंस क्या हैं और रियलिटी चेक करेंगे हम उसका कि इंडिया बातें तो बड़ी बड़ी करता है बट हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा रीजन यही आएगा कि इंडिया के पास उतना फाइनेंशियल पावर नहीं है कि वो जितने बड़े बड़े एम्बिशन की बात कर रहा है उतने बड़े एम्बिशन वो निभा पाए। नॉट गोना हैपन। देन नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ कोहेरेंट ट्रांसपेरेंट स्ट्रेटेजी लिमिट्स इंडियाज एबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इफेक्टिवली। अब हमारे यहाँ जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह होती है इस सिक्योरिटी को लेकर, ठीक है, वो उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, अंदर बैठे हुए लोग डिसाइड कर लेते हैं और फिर बाद में पता चलती है। Transparency and public involvement. See, all these national security strategies, they should not be shrouded in secrecy. उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें पब्लिक एंगेजमेंट होना चाहिए कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर क्या अप्रोच है गवर्नमेंट का, राइट। यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात होनी चाहिए, डिफेंस इनोवेशन, क्योंकि वर्ल्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, आजकल अभी हमने देखा इसराइल ने किस तरीके से पेजर्स की हेल्प से लेबनान में नुकसान पहुंचाया हिजबुल्लाह को। उसके बाद हम लेसन ले सकते हैं अदर कंट्री से भी, जैसे यूएस, यूके एंड चाइना। ठीक है, उन्होंने इंटीग्रेट किया अपनी इकोनॉमिक एज वेल एज सिक्योरिटी पॉलिसीज को, सो वी कैन लर्न लेसन फ्रॉम दैट। एंड फाइनली, इंडिया रिक्वायर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ब्रिंगिंग टुगेदर डाइवर्स सेक्टर्स लाइक डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल पॉलिसी इनटू वन ट्रांसपेरेंट एंड कोहेरेंट whole, and the exercise of formulating this strategy should aim at preempting threats and aligning internal capabilities with global challenges। ठीक है, सो अच्छा आर्टिकल था, इट वाज अ गुड वन, कुछ पॉइंट्स हम यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे फैक्ट चेकिंग यूनिट की बात है जो कि हमने सैटरडे को बात कर ली थी इसके बारे में डिटेल में, ओके। और पूरे आईटी इंटरमीडिएट जो रूल्स थे वो भी हमने देख लिए थे, क्योंकि अल्टीमेटली वो प्रीलिम्स के टाइम भी पढ़ाने हैं मुझे आपको, तो मैंने यहाँ पे करा दिए थे आपको। यहाँ पे जीडीपी एस्टिमेशन को लेके कुछ बात है। जीडीपी की जितनी भी मेथोडोलॉजीज हैं इसको कैलकुलेट करने की, ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया था 2 दिसंबर डेली न्यूज एनालिसिस में। अगर देखना है तो वहां से देख लो, क्योंकि ये इकोनॉमी के स्टैटिक का पार्ट है।
मैं एक बार डिस्कस कर चुका हूँ, काफी सारी मैथोडोलॉजीज होती हैं, ठीक है, और उसमें शॉर्ट कमिंग्स क्या है वो सब वहां डिस्कस हो चुका है। ऑलराइट, या आप अपने इकोनॉमी में स्टैटिक सिलेबस में भी पढ़ सकते हैं। जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर इशू क्या है, कोलिजियम एंड ऑल, वो सब बातें आपको बताऊंगी। इसके अलावा देखिए, अब जब मैं आपको आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में पढ़ा रहा हूं ना, तो उसमें मैं यही कर रहा हूं, जैसे मैंने आपके साथ स्टार्टअप सेक्टर लिया, ठीक है, उसका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर किया मेंस 450 में, और उसके बाद हमने उसके अलग अलग डोमेन देख लिए कि स्टार्टअप इन एग्रीकल्चर सेक्टर, स्टार्टअप इन डीप टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन सो ऑन। तो वो आपका एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से अब इसी में हमारा एक टॉपिक है जुडिशरी, तो इसमें मल्टीपल एंगल जैसे जैसे न्यूज़पेपर में आते जाएंगे हम तैयार करते जाएंगे। तो पहले हमने 14 अप्रैल को तैयार किया था सुप्रीम कोर्ट रीजनल बेंचेस इन मेंस 450 प्लस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस बनानी चाहिए क्या, दिल्ली के अलावा और जगह भी, तो हमारा एक टॉपिक वहां से डन है जुडिशरी का। अब सेकंड टॉपिक है ये वाला, दैट इज जुडिशियल अपॉइंटमेंट को लेकर। तो यहां पर अभी मैं आपको न्यूज़पेपर के साथ सिर्फ शॉर्ट में समझाऊंगा, ताकि आप जो मैंने शुरू में क्वेश्चन दिए वो अटेम्प्ट कर सकें, और इस पे मेंस 450 प्लस में लेक्चर आज ही अपलोड हो जाएगा इस पे। ओके, तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको पहले कलर चेंज करेंगे। ऑलराइट, देन व्हाइट कलर लेते हैं। ओके, नाउ अभी तक आप अपना लक्ष्मीकांत से कितना जानते हैं जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में, तो अभी तक आप एटलीस्ट दो बातें जानते होंगे, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 217 क्लॉज 1, ठीक है। ये सब क्या कह रहा है, ये बात कर रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस बाय द प्रेसिडेंट, और उसमें एक वर्ड आता है दैट इज कंसल्टेशन, और इसी वर्ड को लेकर बहुत रायता फैला। ऑलमोस्ट 4 जुडिशियल केसेस हो चुके हैं, जिसमें से सेकंड वन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्विकली आपको एक बार चारों केसेस का ओवरलुक कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जज केस, ईयर था 1982, और केस का नाम था एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ प्लीज टेक अ ब्लैंक पेज, मैं चाहूंगा कि ये पॉइंट्स आप मेरे साथ साथ लिखें, ताकि एक तरह से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होगी और फिर आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में इजी भी रहेगा। ओके, जस्ट टेक पॉज द वीडियो, टेक ए ब्लैंक पेज एंड कीप राइटिंग अलोंग साइड मी। ओके, मैं आपको सिर्फ कीवर्ड्स लिखूंगा, अंदर की बातें मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, और फिर आपको अपना आंसर उसके अकॉर्डिंग फ्रेम करना होगा। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट जज केस 1982। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि ये जो वर्ड है कंसल्टेशन, इट इज नॉट इक्वल टू कॉन्करेंस, यानी कि प्रेसिडेंट सलाह ले सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से किसी को अपॉइंट करने में, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें कॉन्करेंस हो, यानी कि सहमति हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। सिर्फ इट विल बी जस्ट मेयर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज, राइट। तो फर्स्ट जज केस में क्या हुआ कि जो प्राइमेसी थी, प्राइमेसी किसको दे दी गई, एग्जीक्यूटिव को, प्राइमेसी टू एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, वो सिर्फ कंसल्ट कर सकते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है अंडर दिस आर्टिकल, ठीक, कंसल्ट ही करना है, कॉन्करेंस हो ना हो, एग्री करे ना करे, प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट कर सकते हैं जिसको चाहें। फिर क्या हुआ कि इसको चैलेंज किया गया इन सेकंड जज केस। ये केस आया 1993 में, केस का नाम था एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एज यूजुअल। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, ऑलमोस्ट 7:2 की मेजोरिटी से इन्होंने इस पुराने वाले फैसले को ओवरटर्न कर दिया। अब इन्होंने कहा कि देखिए नहीं नहीं, यहां पे आप जो कंसल्ट की बात कर रहे हो ना, तो दिस कंसल्टेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन मींस कॉन्करेंस, यानी कि चीफ जस्टिस जिसको कहेंगे या जिस नाम पे एग्री होंगे उसी को अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अब पूरा जो फेवर था वो किसकी तरफ टिल्ट हो गया, नाउ प्राइमेसी वॉज गिवन टू द जुडिशियरी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कॉन्फ्रेंस लेना जरूरी है, उनका एग्री होना जरूरी है। हालांकि ये अकेले नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने साथ कुछ सीनियर जजेस को इंक्लूड कर सकते हैं एडवाइस देने में, ठीक है। दिस वाज द सेकंड जजेस केस। इसके बाद थर्ड जज केस, ये आया 1998 में, ओके। यहां पर प्रेसिडेंट ने खुद ही रेफरेंस भेजा था, दिस वॉज द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अंडर आर्टिकल 143। आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट चाहे तो
कॉन्स्टिट्यूशन के किसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 143। इसमें इन्होंने रेफरेंस भेजा था और यहां पर जुडिशरी ने फिर से अपना सेकंड जज केस का ही स्टेटमेंट को रिपीट किया, वही जजमेंट दोबारा दी इन्होंने, और इन्होंने यहां पे कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया along with 4 senior most judges, ठीक है, ये 4 senior most judges के साथ मिलकर अपना ओपिनियन देंगे और वो पूरी तरीके से मानना होगा आपके प्रेसिडेंट को यानी कि एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने में। ओके, तो यहां पे 4 senior most judges का साथ लेना होगा और यही बना आपका कॉलेजियम, और यही कॉलेजियम आज तक सारी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर रहा है। ओके, तो ये 3 जज केस थे। फिर फोर्थ जज केस जो आया, एक्चुअली उसको फोर्थ कहें या ना कहें पता नहीं, लेकिन अब क्योंकि न्यूज़पेपर कहते हैं तो फिर हमें भी कहनी पड़ती है, ठीक है। फोर्थ जज केस आया एनजेएसी का इन 2015। यहां पे गवर्नमेंट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से स्टैब्लिश की थी एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। अब इन्होंने इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का रखा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल का बेसिक नॉर्म है, ओके, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर सेपरेट होने चाहिए, ये सेपरेशन ऑफ पावर थ्योरी को वायलेट करेगा, क्योंकि इन लोगों ने यहां पे रखा था कि यहां पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 जजेस होंगे, प्लस मिनिस्टर ऑफ लॉ होंगे और साथ में 2 एमिनेंट पर्सन होंगे। ओके, बट प्रॉब्लम हुई कि जब यहां पे कहा गया कि ये जो 2 एमिनेंट पर्सन है उनको अपॉइंट करेगी एक कमिटी, और दीज 2 पर्सन विल बी अपॉइंटेड बाय कमिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यार देखिए यहाँ 6 लोगों में आपने सिर्फ 3 ही लोगों को जुडिशियल मेंबर है, बाकी तो जुडिशरी मेंबर नहीं है। बट देखिए एक बात अच्छी थी कि यहां पर अकेला सेंटर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाता, प्राइम मिनिस्टर है और साथ में खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन है, ठीक है। तो ये 2 एमिनेंट पर्सन जिनको चूज करेगी वो शायद ठीक ठाक ही होंगे, और लीडर ऑफ अपोजिशन आ गए यहाँ पे, यानी कि ऑलमोस्ट एग्जीक्यूटिव के साथ लेजिस्लेचर का ही पार्टिसिपेशन हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज थी एनजेएसी। यहाँ सुप्रीम कोर्ट सेल्फिश हुआ क्योंकि उन्हें सबको अपने वो जो हम कहते हैं ना जज अंकल सिंड्रोम, अपने अपने बच्चों को, ये जो चंद्रचूड़ जी आज हैं इनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इसके पहले भी जस्टिस गोगोई रह चुके हैं, उनके पिताजी भी रह चुके हैं, ठीक है। उसी तरह से मिश्रा थे मिस्टर, उनके भी पिताजी रह चुके। तो यहाँ पर नेपोटिज्म बहुत हाई था और इस केस में क्लियर सेल्फिश इंटरेस्ट दिखा सुप्रीम कोर्ट का, और यहां पर भी इसने 4-1 की मेजोरिटी के साथ एनजेएसी और इस 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो ये 4 जजेस केस आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि अब मुझे आपसे बस ये जानना है कि अब 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए और 1-2 पॉइंट लिखिए फेवर में, ठीक है, कि कोलिजियम सिस्टम क्यों होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट इसके पीछे क्या फंडा देता है, ठीक है। मैं आपको अपनी तरफ से पॉइंट बताता हूं। फर्स्ट इनका कहना है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस जरूरी है, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस तभी इंश्योर कर पाएंगे हम लोग जब एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस नहीं होगा इसमें, ठीक है। क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करेगा यानी कि फिर कल को कुछ पॉलिटिकल डिसीजन दिए जा सकते हैं। तो ये फेयर जस्टिस एंड रूल ऑफ, मैं आप सारे पॉइंट नहीं लिखूंगा बट एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हार्म करेगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को बढ़ाएगा और रूल ऑफ लॉ एंड फेयर जस्टिस इसके प्रिंसिपल को सबड्यू करेगा। ओके, सेकंड पॉइंट वाज कि हम लोग कॉलेजियम सिस्टम से हम लोग तो प्रायोरिटाइज करते हैं मेरिट एंड एक्सपीरियंस को, वी प्रायोरिटाइज मेरिट एंड एक्सपीरियंस। एटलीस्ट ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम लोग सिर्फ एकेडमिक क्रेडेंशियल्स नहीं देखते हैं, हम उसके बियॉन्ड भी देखते हैं। हम लोग मोस्ट कॉम्पिटेंट इंसान को चूज करते हैं जिसके पास एक्सपीरियंस भी होता है। ओके, हम लोग एकेडमिक क्रेडेंशियल से आगे भी फैक्टर देखते हैं। अब जैसे आपके आईएएस आईपीएस होते हैं उसमें क्या मैटर करता है, सबसे सब कुछ मैटर करता है, सिर्फ सीनियोरिटी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है अपने करियर में वो सेकेंडरी है। आपके पास आप जो 21 साल 22 साल में सिलेक्ट हो रहे हैं उसके पास बहुत अच्छे चांस होते हैं टॉप लेवल तक पहुंचने के, चीफ सेक्रेटरी तक। लेकिन जो बच्चा 30 में सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन हो सकता है ज्यादा एफिशिएंट हो, ठीक है, ज्यादा अच्छा हो, ग्राउंड लेवल की ज्यादा समझ रखता हो, बट वो नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो ये कहते हैं कि देखिए हम तो मेरिट और एक्सपीरियंस को भी ध्यान देते हैं अदर देन एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। नेक्स्ट इनका कहना है कि हम लोग इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि हम लोग डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को मेंटेन करें। कैसे, जैसे मणिपुर हाई कोर्ट में वो जजमेंट जब दी गई थी जिस वजह से वायलेंस शुरू हुआ, वो जज आते थे मैड्रास से। ओके, तो हम लोग डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, हर रीजन से सिलेक्ट करते हैं जजेस को। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ इंडिया से उठा लिए सुप्रीम कोर्ट में सारे जज,
हम साउथ इंडिया का भी ध्यान रखेंगे, हम नॉर्थ ईस्ट का भी ध्यान रखेंगे, हम वेस्ट का भी रखेंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट इनका ये क्लेम है कि हम डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी को ध्यान रखते हैं। जैसे विमेन जजेस को भी हम लोग इंक्लूड करते हैं, राइट। हम लोग SC ST से भी जजेस को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज ओके, इसके लिए 3 पॉइंट काफी है हमारे पास, क्योंकि एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स जो ये लोग अपने फेवर में बोल रहे हैं ना, ये वैलिड नहीं है। अभी हम लोग चैलेंजेस में देखेंगे सारे काउंटर होंगे। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में, अब अगेंस्ट में 3-4 पॉइंट सोचिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ये आप कह लीजिए कि कंप्लीट ओपेकनेस है। क्यों? क्योंकि ये पता है, ये लोग जब सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये लोग उसका प्रॉपर जो पोर्टफोलियो है उस जज का, ये भी पब्लिक के सामने नहीं रखते हैं, कि पब्लिक देख भी सके कि ठीक है ये कहां कहां जज रहे हैं, उन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए हैं। अब सोचिए कि जिस जज ने कभी लाइफ में कोई अच्छा इंपॉर्टेंट जजमेंट ही ना दिया हो, ठीक है, या उसने अपनी जो मेजर जजमेंट दी है उसमें डिले बहुत रहा हो, 2-2 3-3 साल में दी है, तो फिर उसकी एफिशिएंसी क्या रही होगी, ठीक है। तो आप तो उसके क्रेडेंशियल्स तक शेयर नहीं करते हो। जैसे एक एग्जांपल, 2003 में जाना होगा आपको, सौमित्र सेन थे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज। उन पे बहुत सीरियस एलिगेशन लगे थे अबाउट फंड मिस एप्रोप्रिएशन। जुडिशरी की जो फंड आता था वो पूरा दबा लिया था उन्होंने, ठीक है। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है अंकल जज सिंड्रोम। जज का बेटा जज बनी ही जाता है कैसे भी करके। उसके अलावा इट लैक द डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट चाहे कितना भी क्लेम कर ले, बट एक बात बताइए, आज तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महिला रही है क्या? विमेन बनी है? नहीं। अब जाके जरूर एक हमारी जो अभी जज साहिबा हैं वो पहली बन जाएंगी। ओके, और कितने SC SC के जज बैठे हुए वहां, ठीक है। या आप LGBT पे आपने बहुत बार जजमेंट दिया है, बट क्या एक भी ट्रांसजेंडर जज है वहां? ठीक है, कितने ट्रांसजेंडर जज हैं, या कितने इस कम्युनिटी से आते हैं? ना, नो वन, राइट। इसके अलावा कि आपकी जुडिशरी पे कोई एक्सटर्नल ओवरसाइट तो है ही नहीं। देयर इज नो एक्सटर्नल ओवरसाइट। इवन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने भी 2016 की अपनी एक रिपोर्ट में यही कहा था कि ये जो अपॉइंटमेंट हो रही है यहां पर जजेस की, इट शुड हैपन विद पार्टिसिपेटरी, इन पार्टिसिपेटरी मैनर, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा वे फॉरवर्ड में हम लोग जब बात करेंगे। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जिस वजह से आप फेवर भी बोल सकते हो, अगेंस्ट भी बोल सकते हो। अब दूसरी चीज, फिर आप क्या चेंज करना चाहेंगे यहाँ, ठीक है, क्या पॉलिसी चेंज करना चाहिए? अब एक बात सोचिए कि यहां पर जो जज इलेक्ट हो रहा है, हम लोग फिर से एक NGAC बनाए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसमें जजेस भी हों, राइट। सर्विंग के साथ साथ रिटायर्ड जजेस भी लाइए आप, जिनकी इंटीग्रिटी मानी जाए कि हाँ ये जज बहुत अच्छे रहे अपने पूरे करियर में, उनको भी इंक्लूड कीजिए। एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव से भी लोग हों, यानी कि गवर्नमेंट से भी, और दूसरी तरफ लेजिस्लेचर से भी हों, जैसे कि लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका होना भी जरूरी है इसमें। दूसरा, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से भी लोग हों, जो ग्राउंड लेवल वर्क कर रहे हैं, जैसे हमारे एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये लोग अच्छा काम करते हैं, राइट। उसी तरीके से सिमिलरली और किसको इंक्लूड कर सकते हैं हम बार काउंसिल के मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये सब मिलके अगर NGAC में बैठेंगे, और ये सब मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, मैंने आपके साथ थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपसे बात की थी कि यूके में कैसे अपॉइंटमेंट होती है, फ्रांस में कैसे होती है, ठीक है। उसमें था यूके में 16 मेंबर की कमिटी बैठती है और उसमें ये सब मेंबर होते हैं, ठीक है। तो हम भी इस तरह की अगर NGAC बनाएंगे, उसके बाद जज का जो भी पोर्टफोलियो होगा, उसकी जो भी परफॉर्मेंस होगी, उसे पब्लिक डोमेन में रखेंगे हम, ठीक है, ताकि लोग लोग बता सकें कि हाँ, जैसे एक कलेक्टर होता है, लोग कई बार जब ट्रांसफर होता कहते हैं ना, हाँ ये हमारे यहाँ के जिले के कलेक्टर रहते, उस टाइम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, या ये बहुत ही घूसखोर आदमी हुआ करते थे हमारे टाइम, ठीक है। तो ये पब्लिक डोमेन में रखना भी जरूरी है। दूसरा, इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी कि ये जो जज साहब है इनको अपॉइंट किया गया है, तो क्या ये वर्थ था या नहीं था, क्या ये डिजर्विंग थे या नहीं थे। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा दैट देयर शुड बी एनहांस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियर गाइडलाइंस, राइट। दूसरा, एक बैलेंस्ड रोल होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी जो कंसर्न है वो सही है, कि एग्जीक्यूटिव इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो सकता है, तो देयर शुड बी ए बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी, इसलिए हमें ये NJAC को रिवाइज करना चाहिए। थर्ड इज द अपॉइंटमेंट शुड बी मेरिट बेस्ड,
ऐसे जजेस को अपॉइंट कीजिए जिनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के साथ साथ उनका जुडिशियल एक्यूमेन भी अच्छा है, उन्होंने पहले जो केसेस वगैरह हैंडल किए बहुत ही एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हैंडल किए, ठीक है, उस मेरिट बेस पर अपॉइंट कीजिए आप उनको। दूसरा कि अपॉइंटमेंट्स टाइम बाउंड होनी चाहिए, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, इनमें बहुत वैकेंसीज रहती है, उस वजह से क्या होता है फिर केसेस पाइल अप होते रहते हैं और अल्टीमेटली जस्टिस डिले होती रहती है, दैट इज इक्वल टू जस्टिस डिनाई। ठीक है, तो टाइम बाउंड अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि हम लोग कोई एडवाइजरी बॉडी नहीं है जो सेंटर को एडवाइस दे रहे हो, सेंटर ने नाम रोक रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट कि पब्लिक पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। यहाँ पे पब्लिक का पार्टिसिपेशन जरूरी है ताकि जुडिशियरी की भी एक अकाउंटेबिलिटी बने टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, बट दिस जुडिशियरी इज नॉट एट ऑल अकाउंटेबल टुवर्ड दीज पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो ये हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंडिया ग्लोबल रोल। ये दूसरा टॉपिक होगा जो मैं आपके साथ मेंस में डिस्कस करूंगा। आज मुझे आपके साथ 4 वीडियोस अपलोड करने हैं इन दिस मेंस 450 सीरीज। ओके, तो मैं चारों अपलोड करूंगा आपके साथ आज 1 बाय 1। अभी हम इस ग्लोबल रोल को जरा थोड़ा सा शॉर्ट में समझते हैं, और आप भी एज यूजुअल वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़े से पॉइंट सोचिए कि आखिर इंडिया की ग्लोबल एम्बिशन क्या है, क्या है हमारे ग्लोबल एम्बिशन। सबसे पहला हमें चाहिए एक परमानेंट मेंबरशिप इन यूएनएससी। राइट, हमें लगता है कि हम डिजर्व करते हैं क्योंकि हमने पीस कीपिंग मिशन में बहुत सारा पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हम लोग एक अच्छी ग्रोइंग इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे जल्द, और सबसे वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है हम वर्ल्ड में। हमारे यहाँ कभी कूप जैसी चीजें नहीं हुई हैं जैसे पाकिस्तान और दूसरी जगहों पे होती है, ना ही हमारे यहाँ कोई वन पार्टी सिस्टम रहा है। ठीक है, टाइमली चीजें हुई हैं, इलेक्शन होते हैं और पीसफुली सरकारें बदल जाती हैं। ठीक है, तो वो भी हमारे क्रेडेंशियल मजबूत करते हैं कि हम लोग रूल्स से चलते हैं। वी ऑल्सो फॉलो द इंटरनेशनल रूल्स, यूएन क्लॉज एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट। दूसरा, हमारी जो इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस है स्पेशली इन इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसलिए हमारा जो वेटेज है इंटरनेशनल बॉडीज में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में भी हम मेंस में करेंगे मल्टीलैटरल बॉडीज के रिफॉर्म के लिए। ठीक है, उसका कंटेंट मैंने बनाया हुआ है, वो आज अपलोड हो जाएगा। ओके, तो ये भी हमारा इंक्रीज होना चाहिए स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन। हमने हाउदी रिबेल से अभी प्रोटेक्ट किया कई शिप्स को, राइट। उधर हम लोग फिलीपींस को भी अश्योर करते हैं, हम लोग उसको भी मिसाइल्स, तेजस और इस तरह की चीजें, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, तो उस हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, वी एस्पायर फॉर द लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक है, या ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कह लीजिए। ठीक है, ये भी हमारा एक विजन ही है। हम लोग क्या होस्ट कर रहे हैं, हम लोग अभी अपना 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट भी एड्रेस करने जा रहे हैं। इसके अलावा वी आर वेरी मच, यू कैन से, प्रोएक्टिव। वी आर वेरी मच प्रोएक्टिव ऑन ग्लोबल इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में हम ही है जिन्होंने बात की कि कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलायंस जो बना, ठीक है, उसकी भी हमने बात की। ठीक है, उसमें भी हमने कहा कि सीबीडीआर प्रिंसिपल होना चाहिए। अभी फ्यूचर ऑफ समिट होने वाला है, उसमें भी हमने यही कहा है कि जो दूसरी कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ की कंट्री, इनको पीछे नहीं छोड़ना है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, साथ लेकर चलना है। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, ठीक, हमने कोविड के टाइम ऑलमोस्ट 140 कंट्रीज को पहुंचाया था वैक्सीनेशन। ठीक है, उस तरीके से फूड सिक्योरिटी, ये भी ग्लोबल इशू है। हंगर, फूड सिक्योरिटी, मेल न्यूट्रिशन, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबल इश्यूज हैं जिन पे इंडिया प्रोएक्टिवली। डिजास्टर्स, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, सीडीआरआई, इन सब में हम लोग प्रोएक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम डिजर्व करते हैं कि हम ग्लोबल लेवल पर और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो। दूसरा कि हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए इन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। इनके कोटा आप देखिए, इनके कोटा देखिए, रिफ्लेक्ट करते हैं पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद के सिनेरियो को, जबकि इंडिया आज उससे कहीं ज्यादा आगे है। ठीक है, तो हमें इसमें रिफॉर्म चाहिए, हमें इसकी वोटिंग पावर में रिफॉर्म चाहिए। दूसरा, हमें अपनी मिलिट्री एज वेल एज टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करना है। ठीक है, और एट द सेम टाइम हमें अपनी जो सॉफ्ट पावर है उसको भी इंक्रीज करना है। तो ये सारी चीजें हैं हमारे ग्लोबल एम्बिशन, राइट। यहाँ पे यही बात की है बाइडेन ने। बाइडेन हेल्प्स पीएम मोदी ट्रिप, ही लॉर्ड्स इंडियाज ग्लोबल रोल। और यहाँ पे ये जितनी भी वॉर चल रही है वर्ल्ड में, रशिया यूक्रेन से, मैंने आपसे कहा इंडिया ही एक कंट्री है जो दिख रहा है कि इट कैन एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन दीज टू फैक्शंस जो वर्ल्ड में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे एम्बिशंस है। तो क्या इन एम्बिशंस के आगे कोई चैलेंजेस भी आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं? यस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे
दो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज, हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे बाय 2028, बट उसके बाद भी आज अगर हम ग्लोबल जीडीपी में अपना शेयर देखें तो वी हैव जस्ट 3.6% ऑफ शेयर इन ग्लोबल जीडीपी। जबकि आप यूएसए का शेयर देख लीजिए, इट हैज 26% शेयर इन ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, उसके अलावा यूरोपियन यूनियन 17%, चाइना 17%, ये इनका शेयर है ग्लोबल जीडीपी। हमारा कितना है? 3.6। तो क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं कि हम ये अपने सारे जो एम्बिशन है ये पूरे कर पाएंगे? ठीक है, रिसोर्सेस की कमी तो है। पर कैपिटा इनकम देख लीजिए हमारी, जस्ट $2,500, बहुत कम है। ठीक है, 4,000 के नीचे तो हम लो इनकम इकोनॉमी में आते हैं। ठीक है, आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लीजिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देख लीजिए, एचडीआई देख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वी आर 134 आउट ऑफ 193। तो क्या ये रिफ्लेक्ट करता है एक वर्ल्ड की पावर की स्टेटस को? ठीक है, इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि हमारी खुद की डोमेस्टिक प्रायोरिटीज ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे हमें खुद के यहाँ पर पॉवर्टी एलिविएशन पे वर्क करना है, राइट, हमें खुद के अनएम्प्लॉयमेंट पे वर्क करना है, हमारे खुद के लोगों के पास हम अच्छी स्किल्स नहीं दे पाए, तो हमारी डोमेस्टिक कमिटमेंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा वी हैव वेरी सॉरी वी हैव रीजनल प्रॉब्लम्स एज वेल। ठीक है, हमारी खुद की रीजनल सिक्योरिटी को देखिए, इस वक्त बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, ठीक है, मॉलडीव्स में प्रॉब्लम चल रही है, श्रीलंका में प्रॉब्लम है, म्यांमार में वायलेंस चल रहा है, पाकिस्तान अनस्टेबल हो रहा है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम है, और दूसरी तरफ चाइना हमें आंखें दिखाता रहता है, बॉर्डर पे एंगेज रहते हैं। तो हमारी एक प्रायोरिटी रीजनल सिक्योरिटी भी बन जाती है कि हम अपने रिसोर्सेज रीजनल सिक्योरिटी के लिए डाइवर्ट करें या उधर करें। ठीक है, दिस इज अनदर चैलेंज। दूसरा, वी हैव वेरी लिमिटेड ग्लोबल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। आज तक किस कंट्री ने इंडिया में इंडिया की वजह से झुका हो सामने? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वर्ल्ड चाहे ज्वाइन करे ना करे, बट आप उससे दूर नहीं रह सकते। पर इंडिया ने ऐसा क्या किया इकोनॉमिक फील्ड में जिसके लिए वर्ल्ड उसको अप्रिशिएट करे? नथिंग, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात करते हैं तो वी फेस ए वेरी टफ कॉम्पिटिशन विद चाइना, जैसे इंक्लूडिंग आसियान कंट्रीज। उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन यही रहती है कि इंडिया प्रोजेक्ट साइन तो करता है पर इंप्लीमेंट नहीं करता 10-10 साल तक। ठीक है, आईएमटी ट्राइलेटरल हाईवे नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, कलादान नहीं इंप्लीमेंट हो पाया, चाइना ने बुलेट ट्रेन चला दी इंडोनेशिया में 8 महीने में। ठीक है, ये चीज इंडिया नहीं कर सकता। एंड वी हैव वेरी लिमिटेड हार्ड पावर प्रोजेक्शन। हमारी मिलिट्री इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट कर सके इन होल ऑफ इंडो पैसिफिक। जब भी हम लोग इंडिया आसियान समिट होता है ना, आसियान कंट्रीज का एक ही पॉइंट होता है, आप साउथ चाइना सी के लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकता है इंडिया? नहीं कर सकते हम। ठीक है, हमारी हार्ड पावर ही बहुत लिमिटेड है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज बना हुआ है हमारे लिए, वो बना हुआ है बैलेंस करना मल्टीपल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स को। ठीक है, एक तरफ है रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान जैसी कंट्रीज, दूसरी तरफ है यूएस, इसराइल, ईयू जैसी कंट्रीज। ठीक है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो ये इसको बैलेंस करना इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। तो अब ये सोचिए कि इंडिया फिर इसमें क्या कर सकता है, क्या लिखोगे वे फॉरवर्ड में, इंडिया इसके लिए क्या कर सकता है? देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको मोटी मोटी आउटलाइन दे रहा हूँ, बाकी इसका इन डेप्थ डिस्कशन पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से होगा मेन सीरीज में, और वो आज ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो करने जाऊंगा मैं आपके साथ तो 1 घंटे से ज्यादा तो हम 2 टॉपिक्स में निकाल देंगे। चलिए, फर्स्ट थिंग इज, हम सबसे पहले तो हमें लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ कोलिशन बनाने की जरूरत है। ठीक है, जैसे हमारे G4 ग्रुप्स हैं कि ये भी चाहते हैं परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स हो, राइट। अफ्रीकन यूनियन के साथ हमने इसको मेंबरशिप भी दिलवाई G20 में, उनका भी यही गोल है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म होने चाहिए, राइट। तो लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ हमें अलायंस बनाने की जरूरत है। दूसरा, अगर आपकी घर में इज्जत नहीं है तो आपकी कहीं इज्जत नहीं है। ठीक है, ये हम लोग अपने गांव वगैरह में सुनते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत है कि हम स्ट्रेंथन करें अपनी खुद के डोमेस्टिक फाउंडेशन को। हम खुद तो बर्बाद चल रहे हैं, हम क्या कर लेंगे? हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है, इनकम डिस्पैरिटीज बढ़ती जा रही है। कोई 5,000 करोड़ की शादी कर रहा है, किसी के पास जिंदगी में 1 करोड़ नहीं कमा पाता है कोई। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पेशली ग्राउंड लेवल पर वर्स्ट से भी वर्स्ट स्टेट में है। किसी भी स्टेट में चले जाइए, पूरे स्कूल एजुकेशन सिस्टम का नाश लगा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम बनाते हैं, ब्रिज गिर जाते हैं थोड़े दिन बाद नाराज होकर, राइट। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो उनके चैलेंजेस हमने देखे ही थे एक सेशन में। इसके अलावा हम लोग जो पार्टनरशिप करते हैं, खासकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखने की जरूरत है।
ऐसा नहीं कि एक टाइट फॉर्म में रख दिया हमने। जैसे अभी इसराइल को हमने रशिया यूक्रेन ने जब हमसे वेपन्स मांगे थे हमने मना कर दिए थे, जबकि हमारे हमारे इनके साथ पार्टनरशिप है। इसराइल को भी हमने एक कैटेगरी जिनमें हमारी डील नहीं थी पहले से, हमने उसके लिए मना कर दिया। ठीक है, इसके अलावा हमें अपनी डिप्लोमेटिक कैपेसिटी बढ़ानी होगी। मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जितने फॉरेन सर्विस में ऑफिसर है ना, उससे ज्यादा तो अकेले सिंगापुर रखता है। ठीक है, छोटा सा देश है उसके बाद भी, और हम लोग इतने कम रिक्रूटमेंट करते हैं। हमने अपनी डिप्लोमेटिक कैपेसिटी को बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। राइट, इसके अलावा जो और अलग अलग ग्लोबल चैलेंजेस हैं, चाहे वो क्लाइमेट से रिलेटेड हो या फूड सिक्योरिटी एंड ऑल दोस, हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हेल्प करनी चाहिए अदर कंट्रीज को। हम हार्ड पावर टाइप की चीज में नहीं जा सकते, एक हद तक हमारे बस की नहीं है कि हम पैसिफिक में जाके फिलीपींस के साथ चाइना को रोकें। ठीक है, दैट्स नॉट गोना हैपन। इसके अलावा हमें अपनी जो रीजनल पार्टनरशिप है उन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी ये सार्क बिम्स्टेक इनको रिवाइव करना चाहिए इनके बीच में, और आपस में जो ट्रेड है उसको और ज्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। राइट, तो ये सब 6 पॉइंट्स आप वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो। बस इसी तरीके से आंसर बनते हैं अल्टीमेटली। बट आई डोंट नो आप लोग आंसर लिखने से क्यों डरते हो इतना। ठीक है, तो मैंने इन दोनों पे क्वेश्चन आपको इसलिए जानबूझ के दिए हैं कि प्लीज लिखिए, या ज्यादा से ज्यादा बुरा ही लिखोगे ना। ये आउटलाइन दी है मैंने सिर्फ आपको यहाँ पर, बाकी भी मेंस में पूरा डिटेल में करूंगा, तब आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपने जो लिखा है उसमें क्या मिस किया। ओके, तो जो दो क्वेश्चन दिए आपको शुरू में, प्लीज उनको अटेम्प्ट कीजिएगा। एट्रोसाइट्स ऑन दलित, 2 मिनट। इसके रिस्पेक्ट में एससी एंड एसटी एट्रोसाइट जो एक्ट है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऑन 1 सितंबर डेली न्यूज एनालिसिस में। ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। सेकंड थिंग इज कि हम नॉर्थ इंडिया वाले ज्यादा जाहिल हैं एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन को हमने बहुत नेग्लेक्ट करके रखा है, और इसका नतीजा है ये दैट 97% ऑफ टोटल केसेस ऑफ एट्रोसाइट्स अगेंस्ट द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट ड्यूरिंग ईयर 2022, और इसमें से सबसे ज्यादा कहां से आ रही है? सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स, यूपी, राजस्थान, एमपी। सी, परसेंटेज में सबसे ज्यादा दलितों पे एट्रोसाइट्स कहां हो रहे हैं? यूपी में, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर बिहार में। ऑल ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन। राहुल गांधी एक जगह गए, वहां पे कुछ यादव और ठाकुर चप्पल नहीं पहनने देते थे 4 दलित परिवार को, राहुल गांधी ने हाथों से पहनाई। मोदी जी ने एक जगह पर अपने जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके पैर अपने हाथों से धोए। ये सब क्यों किए जाते हैं? ये एक मैसेज होता है लोगों के लिए कि जब इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग ये कर सकते हैं, तो आप कहां छुआछूत प्रैक्टिस कर रहे हो यार। 98, almost 99% of atrocides against the tribes were concentrated in 13 states. ठीक है, अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट। ये एक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है पहले। The report also identified specific district particularly prone to atrocides, with only 10 states and union territories declaring such state. पहली बात तो ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट खुद से डिक्लेयर करेगी। ठीक है, अब ये आपका एक वे फॉरवर्ड बनता है कि हमें ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए और उन पे ज्यादा फर्क करना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि हम वहां की वल्नरेबल कम्युनिटीज को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और ये जो डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफिकेशन है ना बॉस, ये हर जगह काम आएगा आपको। ठीक है, जैसे आप कहो कि फर्टिलिटी रेट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स का बहुत ज्यादा है, ठीक है, या ओवरऑल इंडिया अभी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर, तो ठीक है, हम ऐसी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर लेते हैं ना जिन डिस्ट्रिक्ट का फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, वहां पे हम लोग ये कॉन्ट्रासेप्टिव और इस तरह की प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा चलाते हैं। या ऐसी डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिए जहां पे फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वहां पे हम ज्यादा हम वहां पे हम लोग और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, या स्ट्रिक्ट लॉ इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा वुमेन पुलिस और इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन है, ये आप कहीं भी फिट कर सकते हो ये पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से बनते हैं आंसर, कोई शॉर्टकट आंसर नहीं होती यूपीएससी में, ये स्कूल की एनसीईआरटी बुक नहीं है। उसके अलावा एसटी एससी प्रोटेक्शन सेल सेटअप किए जा सकते हैं राइट इन डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में। और इसमें सबसे बड़ा जो कंसर्न था वो ये था कि कन्विक्शन रेट जो था अंडर दिस एक्ट, एसटी एससी एक्ट, ये डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है, ए ड्रॉप टू 32% फ्रॉम ऑलमोस्ट 39%। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं कि शायद ये एक्ट ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, स्पेशल पुलिस स्टेशन बनाए जा सकते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट एसटी एससी हैव बीन सेट अप बाय फ्यू स्टेट ऑलरेडी, और यही आपका वे फॉरवर्ड हो सकता है कि हम इंडिया के बाकी स्टेट्स में भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कंसर्न मिल गया आपको यहां से, और 3 पॉइंट्स मिल गए कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन सेल बना सकते हैं और स्पेशल पुलिस स्टेशन बना सकते हैं। ये 3 आपको वे फॉरवर्ड मिल गए ऑल इंडिया लेवल पे एसटी एससी के अगेंस्ट एट्रोसाइट्स रोकने के। राइट, इंटरनेशनल पेज में कुछ नहीं, श्रीलंका में कौन जीता कौन हारा, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दैट।
ओके, यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात है कि ये जो अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, देखिए इस बार भले ही नहीं आया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। इस पे ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में मैंने वीडियो किया हुआ है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए ऑलरेडी बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो बीमारियां आ रही है वो रेजिस्टेंट होती जा रही है अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक्स, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन भी करते हैं एंटीबायोटिक्स। फीवर आया, पैरासिटामोल एंटीबायोटिक्स ले ली, ठीक है, बिना डॉक्टर की सलाह के। तो इसी में यहाँ पर स्टैफिलोकोकस ऑरियस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया स्पीशीज लीडिंग दिस चार्ज। ओके, यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसके अगेंस्ट जनरली ये जो एस ऑरियस है, ये अब ये रेजिस्टेंस डेवलप करना शुरू कर दिया इसने। इन 2019 मेथिसिलिन रेजिस्टेंट एस ऑरियस, ए स्ट्रेन दैट कैन रेजिस्ट सेवरल एंटीबायोटिक्स, ठीक है, इसीलिए इसका नाम एमआरएस से दिया था क्योंकि ये एंटीबॉडी का नाम है, मेथिलिसिन। इस स्ट्रेन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो गई थी, दिस वाज रिस्पांसिबल फॉर मोर देन 1 लाख डेथ। फॉर्चुनेटली, हालांकि अभी भी वल्नरेबिलिटी है, फॉर्चुनेटली इट इज स्टिल सिग्निफिकेंटली वल्नरेबल टू दिस न्यू वैक्सीन दैट इज कॉल्ड एज वैंकोमाइसिन। ओके, ये वैक्सीन इसको किल कर रही है, बट ये वाली जो वैक्सीन थी पुरानी मैथिलिसिन, ये नहीं कर पा रही थी, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कुछ केस ऐसे भी आ रहे हैं जहां पे ये वैक्सीन भी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये जो एमआरएस था अब ये बनता जा रहा है वीआरएस, यानी कि ये इस वैंकोमाइसिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंट हो गया है ये बैक्टीरिया। नाउ रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट दिस एस ऑरियस कैन अडेप्ट टू वैंकोमाइसिन, ठीक है, थ्रेटनिंग द लॉन्ग टर्म यूज ऑफ वैंकोमाइसिन, ठीक है। तो इसमें बताने की बात बस ये थी कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये म्यूटेट होते रहते हैं, ये रेजिस्टेंट डेवलप करते जा रहा है, इसलिए एंटीबायोटिक का कंजम्पशन जो है वो लिमिट में लेना जरूरी है। ये नहीं कि जरा सा फीवर आया एंटीबायोटिक ले ली, ये जो एंटीबायोटिक का मिसयूज है उसी वजह से ये बीमारी सारी डेवलप हो रही है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर, ठीक है। इस पे मेंस 450 प्लस में सेशन किया हुआ है, देख लेना, इस बार नहीं आया बट नेक्स्ट टाइम आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड प्लीज डू राइट द आंसर, ठीक है, 2 अटेम्प्ट एटलीस्ट। ओके, बाकी हम लोग मेन सीरीज में करेंगे। एंड फॉर टुडे, ओके, आज के लिए एटलीस्ट वो डिस्काउंट वैलिड है, तो प्लीज अगर ज्वाइन करना है तो आप आज कर सकते हैं, अदरवाइज कल से वो प्राइस उसके फिर से वही हो जाएंगे, ठीक है। और प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज हम आज से ही स्टार्ट करेंगे विद एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी मॉड्यूल। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.